अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं एमके स्मार्ट सॉल्यूशन। एमके स्मार्ट सॉल्यूशन इज अ डोमेन ऑफ केमिस्ट्री। हियर आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम विल क्लियर योर concepts फ्रॉम बिगिनर्स टू एक्सपर्ट लेवल। इट मीन्स एमके स्मार्ट सॉल्यूशन का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक। अब बात करते हैं ओजोन डिपल्शन। ओजोन डिपल्शन क्या होती है? देखिए, वन बाय वन जब हम मूव करेंगे इस टॉपिक की तरफ तो हमें इस वर्ड का पता चल जाएगा कि ओजोन डिपल्शन क्या होती है। ओजोन से तो हमें पता है कि हम ओजोन लेयर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसे हमने स्ट्रेटोस्फेयर में डील किया था कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जमीन तक पहुंचने नहीं देती। सूरज से जो रोशनी आ रही है, सूरज से जो रेडिएशन आ रही हैं, उनमें जो हार्मफुल रेडिएशन होती हैं वो उन्हें जमीन से दूर धकेल देती हैं, डिफ्लेक्ट कर देती हैं। उसे ओजोन लेयर कहते हैं। अब ओजोन डिपल्शन क्या है? ओजोन का मतलब हम उसी लेयर को डिस्कस करें। अब डिपल्शन क्या होता है? डिपल्शन अब इस पूरे टॉपिक में हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्टिंग ऑफ द 3 ऑक्सीजन एटम विद द फॉर्मूला ऑफ O3। ओजोन का तो हमें पता चल गया कि O3 नाम का एक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का, जो क्या करता है, एक पूरी लेयर बना देता है अराउंड द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ इनवेलप, जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है एनवायरनमेंट को, अर्थ को फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। उसे ओजोन कह देते हैं। ओजोन बनता कैसे? अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन बन कैसे रहा है? इट इज फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन द मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर है हमारे पास, द लेयर ऑफ ओजोन। अब ये सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर की, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये सेकंड लेयर है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जमीन से 12 किलोमीटर ऊपर और 12 से ऊपर जो लेयर आ जाती है हमारे पास वो स्ट्रेटोस्फेयर है। 50 किलोमीटर तक हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर आ जाती है। अब यहाँ पे ओजोन कैसे बन गया? देखिए, केमिकल रिएक्शन में बात कर लेते हैं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का O2 और एक नेसेंट ऑक्सीजन है जिसे ऑक्सीजन O से रिप्रेजेंट कर दिया। एक एटम है ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम एनर्जी ऑफ सन, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एटम इंटरेक्ट करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ट्राई एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय अब्सॉर्बिंग द एनर्जी फ्रॉम द रेडिएशंस। सो ये कन्वर्ट हो गए O3 में, एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बना लिया इसने। ये जो O3 मॉलिक्यूल है इसे हम ओजोन कहते हैं और O3 मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा बड़ी एक लेयर बना लेते हैं अराउंड द अर्थ, जिसे हम ओजोन लेयर कह देते हैं। और इसकी ड्यूटी सिर्फ ये है, इसकी फंक्शन ये होता है कि ये सूरज से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशन, जो नुकसान पहुंचाने वाली रेडिएशन होती हैं, उन्हें ये डिफ्लेक्ट कर देती है, उन्हें जमीन तक नहीं पहुंचने देती, उन्हें ओजोन के बाहर ही वो वापस कर देती हैं, स्पेस में फेंक देती हैं या कुछ भी कह सकते हैं। बस ये प्रोटेक्ट कर रही है अर्थ को फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। ये ओजोन का फंक्शन हो गया। ओजोन क्या होती है, ओजोन कैसे बनती है, ये हमने देख लिया। अब अकरेंस की बात कर लेते हैं, कहाँ पाई जाती है। ओजोन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जा रही है ओजोन। स्ट्रेटोस्फेयर ने क्योंकि पूरी जमीन के गिर्द एक इन्वेलप बनाया हुआ है एज अ ग्लोब फॉर्म, तो पूरी जमीन के गिर्द कह सकते हैं हम ओजोन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। पूरे एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है। इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन फ्रॉम ओजोन लेयर। मतलब जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ओजोन की इकट्ठी हो जाती है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो एक लेयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हमने ओजोन लेयर कह दिया था। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर इन द रीजन ऑफ 25 to 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस अंडर द नॉर्मल कंडीशन। मतलब कि आम हालात में बात कर लेते हैं कि ओजोन लेयर जमीन से 25 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दरमियान में जो फासला है वहां पे पाई जा रही है। ओजोन कंसंट्रेशन इन स्ट्रेटोस्फेयर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेरिक रिएक्शन। मतलब कि ये जो 25 से 30, मतलब ये 5 किलोमीटर का जो फासला है, इसके दरमियान में ओजोन की बहुत बड़ी एक लेयर पाई जा रही होती है और ये वहां पे कांस्टेंट फॉर्म में पाई जा रही होती है। मतलब हम टॉप टू बॉटम के अंदर वो कांस्टेंट फॉर्म होती है उस लेयर की, जबकि उस लेयर के अंदर मतलब वो 25 से 30 किलोमीटर की जो लेयर होती है उसके दरमियान जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उस लेयर के अंदर ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की पूरी सीरीज बना देता है।
मतलब जिसमें वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद ओजोन टूटती है इन द फॉर्म ऑफ O2 एंड O, एंड देन आफ्टर रीचिंग एट द बॉटम ऑफ 25 किलोमीटर, तो हम कह सकते हैं वो दोबारा आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और दोबारा फिर ओजोन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पूरी वो एक सीक्वेंस थी। फॉलोइंग रिएक्शन मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। सो यहाँ पे बात करते हैं कि वो कौन से प्रोसीजर हैं जो स्ट्रेटोस्फीयर में परफॉर्म हो रहे हैं। मतलब हमने कहा था यहाँ 25 to 30 किलोमीटर के दरमियान जो 5 किलोमीटर की एक लेयर है ना, ओजोन वहीं पे पाई जा रही है स्ट्रेटोस्फीयर में। सो उस स्ट्रेटोस्फीयर में उस 5 किलोमीटर की लेयर में जो प्रोसीजर हो रहे हैं, जो जैसे ओजोन टूट रही है, जैसे ओजोन बन रही है, ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की पूरी सीरीज होती है उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एट द टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब कि स्ट्रेटोस्फीयर के बिल्कुल आगाज में क्या होता है, टॉप पे क्या होता है। हमारे पास ओजोन मॉलिक्यूल है, O3 है। जब ये बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मतलब हाई एनर्जी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये ब्रेक हो जाता है, ये अपने कंपोनेंट्स में टूटना शुरू हो जाता है। ये O3 ब्रेक डाउन होकर मतलब टूट के डिकम्पोज होकर O2 और O में ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए, नेसेंट ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये उन दो फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये मूव करता है डाउनवर्ड। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे स्ट्रेटोस्फीयर के टॉप से मतलब के 30 किलोमीटर के जो वैल्यू है, लेवल है, वहां से ये डाउनवर्ड मूव करता है टिल बिफोर रीचिंग टुवर्ड द 25 किलोमीटर लेयर। सो ये क्या कर रहा है, दोबारा फिर O2 और O मतलब O2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और O एटॉमिक फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन रिकम्बाइंड होती है बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी ऑफ रेडिएशन। कुछ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद दोबारा रिकम्बाइन हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ O3। मतलब कि ये उन 5 किलोमीटर की लेयर के अंदर मतलब 25 to 30 किलोमीटर की लेयर के अंदर ही दोबारा फिर ओजोन टू O2 और नेसेंट ऑक्सीजन मतलब एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, देन अगेन टुवर्ड द O3 मतलब ओजोन से इसके कंपोनेंट्स में और दोबारा फिर ओजोन में कन्वर्ट होने का ये जो प्रोसीजर है ये उस लेयर के अंदर हो रहा है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑफ सीरीज परफॉर्म किए जा रहे होते हैं इन द मिडल लेयर ऑफ द 25 किलोमीटर to 30 किलोमीटर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर। सो ये था ओजोन की अकरेंस का प्रोसेस। मतलब हमने बात कर ली इस पूरे टॉपिक में कि ओजोन क्या होती है। ओजोन डिपल्शन टॉपिक है हमारा मेन। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने अभी तक ओजोन को समझा है कि ओजोन क्या होती है, कि ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है जो 3 एटम्स पे कंसिस्ट करती है, उसे ओजोन कहते हैं। नेक्स्ट बात कर ली हमने कि ओजोन की फॉर्मेशन, ओजोन बनती कैसे है। हमने कहा कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक एटम, ये तीनों मिलकर ये क्या बनाते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना देते हैं ऑक्सीजन का O3 की फॉर्म में, जिसे हमने ओजोन कह दिया। फिर हमने बात कर दी ये पाई कहाँ जा रही है, इसकी अकरेंस क्या है। हमने बताया कि ये स्ट्रेटोस्फीयर में जमीन से 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर का जो फासला है मतलब 5 किलोमीटर में पाई जा रही है। वहां पे पूरी एक लेयर होती है, ये बनती कैसे है, ये डिकम्पोज कैसे होती है और ये अगेन रिकंस्ट्रक्ट कैसे होती है, हमने वो सारी बातें कर ली। लेकिन अब बात करेंगे ओजोन डिपल्शन क्या होता है। मतलब कि ओजोन में डिपल्शन, ये जो हमने वर्ड लिखा हुआ है इसे क्या कहते हैं, ये क्यों होता है। देखिए यहाँ पे बात करिए डिपल्शन। डिपल्शन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना ओजोन का। ठीक है, पहले तो हमने बात की कि O2 और O नेसेंट एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन टूट जाती है और इस तरह का कंसेप्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करें ओजोन डिपल्शन की, ओजोन के होल्स बन जाते हैं। मतलब काफी जगह ऐसी होती है आसमान में जहाँ पे ओजोन लेयर टूट जाती है और वहां पे होल बन जाते हैं, बड़े से एक सुराख बन जाते हैं जहां से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पास करके जमीन तक पहुंच सकती हैं, उसे ओजोन डिपल्शन कहते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म किया जाता है या कैसे परफॉर्म हो रहा होता है इसे एनालाइज करते हैं। मतलब डिपल्शन ऑफ ओजोन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ओजोन इन एटमॉस्फेयर इज डिपल्टिंग ड्यू टू द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब जितनी भी ओजोन एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है उसमें उसकी डिपल्टिंग या उसके डिस्ट्रॉय होने की ये कुछ रिएक्शंस हैं जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं। ओजोन इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इट एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी एंड डिसोसिएट रेडिली। मतलब कि ओजोन एक 3 एटम से मिलकर ऑक्सीजन के बनता है जिसे हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कह देते हैं और जो क्या करता है, जो सूरज से रेडिएशन आ रही है जिसे सोलर रेडिएशन कह सकते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और डिसोसिएट हो जाता है रेडिली। मतलब कि ओजोन टूट जाता है। जैसे अभी हमने बात की थी अक्रेंस में कि ओजोन ट्राई एटॉमिक मतलब O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे ही ये सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है ये ब्रेक होकर टूट के O2 और O एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, 2 अलग अलग कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है बहुत जल्दी, लेकिन वो बन भी जाता है। लेकिन वो एक नॉर्मल प्रोसीजर था। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिपल्शन।
ये एक बहुत ही ज्यादा हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये धुएं में रिलीज हो रहा होता है, चिमनियों से रिलीज हो रहा होता है, या फिर रेफ्रिजरेटर के जो रेडिएशन निकल रही होती है उसमें से भी रिलीज हो रहा होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बहुत ही हार्मफुल कंपोनेंट है इन द केस ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स। सो हम कह सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिपल्शन, मतलब कि ओजोन होल का सबसे जो ज्यादा जिम्मेदार है वो ये कंपोनेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ब्रेक द कार्बन क्लोराइड बॉन्ड, मतलब कि कार्बन और क्लोराइड, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो कार्बन और क्लोराइड के दरमियान जो केमिकल बॉन्डिंग होती है ये उसे ब्रेक कर देती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उस बॉन्डिंग को तोड़ देती है इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl3। तो ये हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन का केमिकल फॉर्मूला है। अब वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इतनी हीट प्रोवाइड करती है, मतलब कि कार्बन और क्लोराइड के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड होता है वो उसे ब्रेक कर देती है और प्रोड्यूस करती है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल किस चीज के होंगे? अंडरस्टूड बात है कि क्लोराइड के फ्री रेडिकल होंगे एज इन शोज इन दिस इक्वेशन। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक हमारे पास मॉलिक्यूल है CFCl3, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने इसे एनर्जी प्रोवाइड की, ये टूट गया दो हिस्सों में, मतलब CFCl2 प्लस रेडिकल फॉर्म ऑफ द क्लोराइड। ठीक है, तो ये रेडिकल जो फॉर्म होती है इसे फ्री रेडिकल कहते हैं। दीज फ्री रेडिकल आर वेरी रिएक्टिव, मतलब क्लोराइड की ये जो फ्री रेडिकल्स होती हैं ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। दे रिएक्ट विद द ओजोन टू फॉर्म द ऑक्सीजन, ये फौरन ही ओजोन ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं रेडिकल्स और उन्हें तोड़ देते हैं और दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ O2। और जो हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन पाया जा रहा था ओजोन ब्रेक के बाद, वो उससे इंटरेक्ट कर लेते हैं और खुद एक कंपाउंड में, खुद एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हम इस रिएक्शंस में डिस्कस कर लेते हैं, ये हमारे पास है O3, मतलब ओजोन मॉलिक्यूल है, और जैसे ही ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलीज हुआ फ्री रेडिकल क्लोराइड है, ये जैसे इंटरेक्ट करेगा इस ओजोन मॉलिक्यूल के साथ ये इसे तोड़ देगा और उसके बाद क्या करेगा, इसे O2 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो तीसरा ऑक्सीजन का एटम होगा उसके साथ खुद इंटरबॉन्डिंग बना लेगा और OCl में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये OCl फर्दर इंटरेक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन रेडिकल अलग हो गया और क्लोराइड रेडिकल अलग हो गया। और जैसे ही दूसरा ओजोन का मॉलिक्यूल टूटता है वो फिर एक ऑक्सीजन एटम नेसेंट फॉर्म में रिलीज करता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक रिलीज कर होता है। जब ये डिकम्पोज हो जाता है, OCl मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है, तो ये ऑक्सीजन तो अलग हो गया, क्लोराइड रेडिकल अलग हो गया, तो फौरन ही ऑक्सीजन रेडिकल दूसरे ऑक्सीजन रेडिकल्स के साथ इन्वॉल्व होकर फौरन ही O2 में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये एक अलग केमिकल रिएक्शन है, एक बाय प्रोडक्ट का प्रोसेस शुरू हो गया और वो जो क्लोराइड रेडिकल होगा वो आगे ये प्रोसेस कंटिन्यू रखेगा और इस तरह ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देगा फ्रॉम द स्पेसिफिक एरिया। तो वो जिस एरिया पे ये क्लोराइड रेडिकल एक्ट कर रहा है और ओजोन को ब्रेक कर रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिस्ट्रक्चर कर रहा है, उस एरिया में बहुत बड़ा एक होल जनरेट हो जाएगा जिसे हम ओजोन डिपल्शन कह सकते हैं, या जिस पूरे होल को हम ओजोन होल भी कह सकते हैं। तो एज अ सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल एक्ट एज द कैटलिस्ट and it can destroy many layers of the ozone molecule, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रेडिकल जो होता है क्लोरीन का वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से रिएक्शन परफॉर्म करता है और एक ही सिंगल फ्री रेडिकल लाखों ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ओजोन डिपल्शन का प्रोसेस हमने देख लिया, मतलब कि ओजोन लेयर टूटती कैसी है। अब डिस्कस करते हैं ओजोन होल क्या होता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने समझा कि ओजोन क्या होता है, फिर हमने ये बात की ओजोन बनती कैसे है, फिर हमने बात की ओजोन पाई कहाँ जाती है, फिर हमने बात कर ली ओजोन डिपल्शन, मतलब कि ओजोन के मॉलिक्यूल्स का टूटने का प्रोसेस और उसकी सबसे बड़ी वजह क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब हमारे पास CFCl3 जो हमारे पास है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये एक्ट कर रही होती है एज अ मेजर सब्सटेंस फॉर डिपल्टिंग द ओजोन। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया वो एरिया जहाँ पे ओजोन के मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उसे ओजोन होल कहते हैं। उसे हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ओजोन होल क्या होता है, सबसे पहले ओजोन होल को कहाँ डिस्कवर किया गया और इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओजोन होल द रीजन इन विच द ओजोन लेयर इज डिपल्टेड, मतलब कि वो इलाका, वो हिस्सा ओजोन लेयर का जहां से ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, डिस्ट्रक्चर हो चुकी है, उसे ओजोन होल कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ ओजोन होल, सबसे पहले ओजोन होल को कहां डिस्कवर किया गया था? फर्स्ट ओजोन होल वाज नोटिस्ड बाय अंटार्कटिका इन 1980s।
मतलब कि 20वीं सदी की बात कर लेते हैं, उसमें एंटार्कटिका के एक इलाके में मतलब ओजोन होल को डिस्कवर किया गया था पहली बार। Since 1990s, depression has also been recorded over the Arctic as well। मतलब ये एक और जगह है जहाँ पे 20वीं सदी के बिल्कुल इख्तिताम पे फिर से मतलब दूसरी दफा ओजोन होल को रिकॉर्ड किया गया था, नोटिस किया गया था। तो ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे ओजोन डिप्रेशन हुई है और उसके रिजल्ट में बहुत बड़े वैल्यू पे, बहुत बड़े स्केल पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास ओजोन होल डिस्कवर किए गए हैं। अब ओजोन होल का तो पता चल गया है, वो जगह, वो इलाका एटमॉस्फेयर का, स्ट्रेटोस्फेयर में, जहाँ पे ओजोन जो है डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रक्चर हो गया और वो खाली हो गया, वहां पे ओजोन के होल्स बन गए हैं, ओजोन होल कहला रहे हैं। उनके नुकसान क्या है, इफेक्ट्स क्या है? इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्रेशन, मतलब ओजोन डिप्रेशन के नुकसान क्या है? तो सबसे बड़ा इफेक्ट जो है ओजोन डिप्रेशन का वो है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर कैसे हो रही है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कम्स टू द अर्थ सरफेस ओवर द ओजोन डिप्रेशन एंड कॉज द स्किन कैंसर। मतलब हम कह सकते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो ओजोन से टकरा के वापस चली जाती थी स्पेस में, लेकिन जब ओजोन डिप्रेशन के रिजल्ट में ओजोन होल्स बन गए तो उन होल्स में से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गुजरती है और जमीन तक पहुंचती है और जमीन से टकरा जाती है, और उस जमीन पे रहने वाले जितने भी ह्यूमन लाइफ है या एनिमल लाइफ है वो वहां पे उनके अंदर स्किन कैंसर प्रोड्यूस कर देती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, वो स्किन के साथ इंटरेक्ट करती है और बहुत ही ज्यादा हार्मफुल साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर देती है इन द फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर। सो नेक्स्ट हमारे पास डिसऑर्डर है इन्फेक्शियस डिजीजेस, बहुत ही खतरनाक बीमारियां। डिक्रीजेस इन द ओजोन लेयर विल इंक्रीज द इन्फेक्शियस लेयर, इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक मलेरिया। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं जैसे जैसे ओजोन लेयर जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, पतली होती जाएगी, उसी तरह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जमीन पे आती जाएंगी, हीट की जो सप्लाई है वो बढ़ती जाएगी, मतलब हार्मफुल रेडिएशन की सप्लाई भी बढ़ती जाएगी, और उसके रिजल्ट में जो है इन्फेक्शियस डिजीजेस वो भी पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी बहुत ही सादा सी एग्जांपल हमारे पास मलेरिया है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सिर्फ ये मलेरिया नहीं, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस फैल जाएंगी उस इलाके में, बहुत सारी तबाही हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है डिस्ट्रप्शन ऑफ द फूड चेन। मतलब यहाँ पे जो फूड चेन होती है, देखें अल्लाह पाक ने कितना जबरदस्त निजाम बनाया ना लाइफ को सर्वाइवल के लिए। तो फूड चेन क्या होती है? मतलब कि जैसे हम बात कर लेते हैं कि घास होता है, एक ऐसा जानवर जो घास को खाता है, दूसरा ऐसा जानवर जो उस जानवर को खाता है, तीसरा ऐसा जानवर जो तीसरे लेवल पे जानवर को खा रहा होता है, और चौथा वो बंदा जो उस जानवर को भी खा रहा होता है, और पांचवे पे बैक्टीरिया आ जाते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डेथ, जो सबसे हमारे पास सुपीरियर लेवल पे बीइंग था उससे डिस्ट्रॉय करके दोबारा फिर नेचर का हिस्सा बना देते हैं। पूरी एक चेन होती है। लेकिन ये जो ओजोन डिप्रेशन के रिजल्ट में फूड चेन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब कोई भी एक ऐसी स्पीशी होती है जो इंटरमीडिएट पाई जा रही है, जैसे लेवल 2 पे बात कर लें, लेवल 1 पे बात कर लें, लेवल 3 पे बात कर लें, पूरी की पूरी वो स्पीशी पूरा का पूरा वो लेवल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसे कहते हैं डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन। फूड चेन डिस्टर्ब बाय द चेंज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। मतलब कि जैसे ही पौधों की जिंदगियों में मतलब लाइफ साइकिल को होगा, वो जैसे ही चेंज होगा फूड चेन भी बदल जाएगी या डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो ओजोन डिप्रेशन काजेज द चेंज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स। सो हम कह सकते हैं जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जमीन के एरिया पे आएंगी, वो अर्थ की वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देगी, या फिर प्लांट्स की जो लाइफ है, क्रॉप्स है, एग्रीकल्चरल लाइफ है, उस सबको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो फूड चेन बेसिक से प्राइमरी लेवल से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वहां पे पूरे इलाके में जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये था डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन। नेक्स्ट हमारे पास है काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब ये जो ओजोन डिप्रेशन के रिजल्ट में हमारे पास ओजोन होल आ जाता है, ये क्लाइमेट चेंज का भी सबब बनता है। क्लाइमेट चेंज मतलब कि माहौल में अंदर बहुत ज्यादा हीट आ जाएगी, या फिर बहुत ज्यादा और सारे कई चेंजेस आ जाएंगे, उनके डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इट कैन चेंज द विंड पैटर्न which result in the climate change all over the world। मतलब कि ये उस इलाके में जो विंड का, हवा के बहाव का पैटर्न होता है उसको बदल देगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पे जो हवा का बहाव है मतलब कि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। तो इस रिजल्ट में हम कह सकते हैं इट कैन कॉज द क्लाइमेट चेंज एज एशिया एंड पैसिफिक विल बी मोस्ट इफेक्टिव रीजन। मतलब हम कह सकते हैं जो वेल डेवलप्ड एरियाज हैं, जैसे एशिया की बात कर लें या पैसिफिक रीजन की बात कर लें, ये बहुत ज्यादा इफेक्टेड है बाय द ओजोन डिप्रेशन एंड द केस
of ozone hole. After that, the ultraviolet radiation destroyed that land and mainly affected their food chain as their primary component of the food chain, that destroying the whole life of that existing component, existing region, existing area. So बहुत सारी चेंजिंग आ जाती हैं, जैसे प्राइमरी लेवल पे हम बात कर लेते हैं, स्किन कैंसर आ जाता है, इन्फेक्शियस डिजीजेज आ जाती हैं, फिर फूड चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। देन हम बात कर सकते हैं जब बहुत ज्यादा हार्मफुल और सीवियर कंडीशन आ जाती है तब क्लाइमेट चेंज की बात आ जाती है, वहाँ का क्लाइमेट ही बदल जाता है, बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा हवाओं में तब्दीलियां आ जाती हैं और भी बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे रहा होता है। तो इस पूरे टॉपिक में हमने सबसे पहले ओजोन डिपल्शन में बात की, ओजोन क्या होती है, फिर हमने बात की ओजोन बनती कैसे है, फिर हमने बात की ओजोन पाई कहाँ जाती है, फिर हमने बात की ओजोन डिपल्शन कैसे कहते हैं, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन स्ट्रक्चर, ठीक है, और फिर हमने देखा कि सबसे बड़ी वजह क्या है ओजोन डिपल्शन की। अब हमने बात की ओजोन होल क्या होता है, फिर हमने डिस्कवरी ऑफ ओजोन होल, मतलब कि ओजोन होल को सबसे पहले नोटिस कहाँ किया गया, उसके बाद कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, फिर हमने एंड पे बात की कि ओजोन डिपल्शन के इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये किस हद तक खतरनाक हो सकती है। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mksmathsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें। यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा, फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल। Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.